हीगल के बारे में बताना चाहूँगी। आप में से कोई मुझे हीगल के बारे में कुछ बता सकता है? बिल्कुल बताएगा। आप बोलो भाई हीगल के बारे में थोड़ा सा कुछ भी, या आप भाई कुछ हीगल के बारे में कुछ भी पढ़ा अभी तक आपने, आप बताओ हीगल के बारे में कुछ भी जो बताओ। अच्छा आप बेटा आप तो बता सकते हो कुछ हीगल के बारे में। सर हीगल एक तो जर्मनी विचारक है और इसने वो क्या बोलते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत नहीं, सिद्धांत द्वंद्वात्मक स्पिरिचुअलिज्म का सिद्धांत दिया, भौतिकतावाद का दिया उसने, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत दिया इसने। अच्छा आप कुछ बोलेंगे ईगल के ऊपर, कुछ भी याद हो कुछ और, जर्मन विचारक। आप बेटा। सर हीगल ने बोला था कि जो मनुष्य है ना वो सीधे सीधे विकास नहीं करता, जब उसका विकास होता है ऐसे देखो थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस वाद। कार्ल मार्क्स ने उसको बोला था कि उल्टा खड़ा है और उल्टा है उसका सिद्धांत, मैंने इसको सर के बल से हाँ क्योंकि उसने बोला आइडिया मेन होते हैं, ठीक बोला, और कार्ल मार्क्स ने बोला भौतिक तत्व मेन होते हैं। आप बोलो बेटा शाबाश। अब मैं आपको हीगल के बारे में बताना चाहूँगी शाबाश। थोड़ा इंट्रो। हीगल का पूरा नाम हाँ जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल था। बिल्कुल। उनका जन्म 22 अगस्त 1870 में जर्मनी में हुआ बिल्कुल। और वो एक जर्मनी विचारक थे। हाँ। वह आदर्शवादी परंपरा से प्रभावित थे। हम्म। उन्हें वह जर्मनी कवि हर्डर के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। हर्डर से, अच्छा जर्मन को हर्डर से, ठीक और है हर्डर पढ़ना बेटा का- इसके बारे में। अच्छा हर्डर का मानना था कि जर्मनी आरंभ से ही एक राष्ट्र है अच्छा और जर्मनी राष्ट्र की यह आत्मा स्वयं को एक राष्ट्र, एकत्रित राष्ट्र के रूप में संगठित करना चाहती थी। देखो कितना सुंदर बोला इन्होंने। हर्डर वो विद्वान है जिसने जर्मन को भाषा के नाम पर एक राष्ट्र बोला है ना। उसने बोला उस टाइम ना जर्मनी ना बहुत से टुकड़ों में पटा हुआ था, तो उसने बोला एक दिन जर्मनी की आत्मा इकट्ठी होकर जो है एक महान राष्ट्र बनेगी। उस टाइम जब टुकड़ों में बटा हुआ था जर्मनी, ये बात है 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो वो उसे सीखा इसने, वो आत्मा। तो इसने गाइस्ट का कॉन्सेप्ट दिया हीगल ने, आत्मा का। आगे बोलो शाबाश बेटा। हीगल का मूल उद्देश्य जर्मनी की एकता को निर्मित करके इसे एक संगठित राष्ट्र बनाना था। हाँ और हीगल की प्रसिद्ध रचनाएं द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट हाँ जो उन्होंने 1860 ईस्वी में लिखी थी हाँ और दूसरी एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट जो इन्होंने 1821 में लिखी। देखो एक है फिनोमेनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट, है ना, कि आत्मा महाशक्ति काम कैसे करती है। दूसरा बोला फिलोसफी ऑफ द राइट। अच्छा आगे बोलो शाबाश बेटा। और इसके अलावा हम इसमें हीगल के सिविल सोसाइटी, स्टेट हाँ। और फ्रीडम के बारे में भी के विचारों का भी हाँ अध्ययन करते हैं। अध्ययन करेंगे। शाबाश बेटा। इनकी मृत्यु 14 नवंबर 1831 में बर्लिन में हुई। बर्लिन। हाँ अब मैं आपको सिविल सोसाइटी के बारे में बताना चाहूँगी। गुड। इसके पहले आप कोई बता सकते हैं नागरिक समाज क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा आप बोलो भाई नागरिक समाज। देखो कई प्रेजेंटेशनें हुई थी, क्या होता है नागरिक समाज आपके शब्दों में, जैसा ठीक चलेगा बोलो शाबाश। नागरिक समाज सर जिसको सभी नागरिकों के द्वारा बनाया जाता है। सभी नागरिकों द्वारा बनाया जाने वाला समाज नागरिक समाज है। आप बोलो। सर नागरिक समाज का मतलब है जिस समाज के नागरिक सभ्य होते हैं। सभ्य होते हैं। गुड। आप बोलो। सर नागरिक समाज में हम सभी को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि वो विशेष जो जैसे डॉक्टर, टीचर्स, ऐसे मतलब जो विशेष पदों पर होते हैं। हाँ मतलब समाज का वो हिस्सा होता है नागरिक समाज जो थोड़ा ज़्यादा क्या है, थोड़ा सक्षम है अपनी बात रखने के लिए और समाज के लिए सोच पाता है। अक्सर गरीब लोग इसमें नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास अपने रोज़मर्रा की जरूरत ही पूरी नहीं हो पाती। अच्छा आगे बोलो बेटा शाबाश। सिविल सोसाइटी। हाँ। हीगल ने सिविल सोसाइटी को राज्य, परिवार और व्यक्ति के बीच में एक मध्य मार्ग माना है। अच्छा राज्य और व्यक्ति के बीच का रास्ता, ठीक है। मध्य मार्ग। हीगल के अनुसार सिविल सोसाइटी वह क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति अपने पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट की पूर्ति करता है। हाँ। और जहाँ लोग अपनी खुद की जरूरतों, इच्छाओं और मांगों के लिए compete करते हैं आपस में। परंतु यह केवल व्यक्ति के निजी हित ही, इसमें केवल व्यक्ति के निजी हितों का ही अनुभव नहीं किया जाता है, हाँ बल्कि नागरिक समाज के आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। सही बात है। जहाँ लोग अपने निजी उद्देश्यों के लिए काम करते हैं, लेकिन ये ऐसे उद्देश्य होने चाहिए जिससे समाज की भलाई हो। सही बात है। हीगल का मानना था कि सिविल सोसाइटी में विभिन्न हितों और संसाधनों का संतुलन स्थापित करने के लिए एक नैतिक प्रणाली की आवश्यकता है जो सिर्फ राज्य के माध्यम से ही
संभव हो सकती हैं। एक मिनट रुको, गिधारी आप बताओ भाई, सिविल सोसाइटी है, ठीक है, आपके इलाके में लोग सेब का काम कर रहे हैं, टमाटर का काम कर रहे हैं, कर तो पर्सनल काम रहे हैं, पर इससे समाज का भी भला होता है, कैसे बताओ? जैसे मान लो आप सेब के ठेकेदार बन गए, तो इससे समाज का भी फायदा होगा, कैसे? सिविल सोसाइटी से। हाँ, मतलब इसमें सिविल सोसाइटी में कोई सेब का ठेकेदार भी हो सकता है, आप ठेकेदार है, अपना फायदा सेब खरीद रहे हैं, समाज का क्या फायदा होगा इसमें? हाँ आप बोलो। हाँ है ना, जिसके मैं सेब खरीदूंगा, जो क्रेट भरने वाला रखूंगा, सबका भला हो रहा है ना, और खाने वाले के लिए सेब मिल रहा है, तो वो भी समाज के लिए भी काम होता है ना। मैं प्राइवेट बिजनेसमैन हूँ, मैंने स्कूल खोला, तो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई रोजगार मिल रहा है, बच्चों को शिक्षा मिल रही है। तो सिविल सोसाइटी में केवल अपना इंटरेस्ट नहीं होता, अपने इंटरेस्ट के साथ आप दूसरों का भी क्या करते हो, भला। मैं सिंगर हूँ, मान लो पहाड़ी सिंगर हूँ, गीत गाया मैंने, तो आप भी तो मजा ले रहे, मेरी वीडियो भी चल रही है, आप है ना, तो ये मतलब समाज का भी भला करता है, सब बड़ी तानिया। आगे बोल, शाबाश बिटिया। सिविल सोसाइटी व्यक्ति, समाज और हाँ परिवार और राज्यों के बीच संबंधों को समझने में हेल्प करती है। हाँ इन्होंने इसे आधुनिक समाज की संरचना के रूप में एक अनिवार्य अंग माना है। बिल्कुल, तभी आधुनिक समाज, शाबाश। और इसमें हम विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। हाँ नंबर 1 निजी हित और सार्वजनिक कल्याण दोनों होगा। अच्छा का संतुलन। नंबर 2 आधिकारिक और कर्तव्यों का संबंध, क्या बोला बेटा, अधिकार और कर्तव्यों का संबंध। बिल्कुल। नंबर 3 नैतिकता और कानून। नंबर हाँ। 4 आर्थिक वर्ग और असमानता। वाह, आर्थिक वर्ग और असमानता, वाह। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि जॉन लॉक और जीन गेट्स रूसो हाँ जैसे उदारवादी विचारक थे, हाँ। उन्होंने प्राकृतिक दशा के अंत को हाँ हाँ का संकेत देने के लिए नागरिक समाज शब्द का उपयोग किया है। बिल्कुल। परंतु हीगल ने नागरिक समाज और राज्य में अंतर स्पष्ट करते हुए इसे नैतिक और आध्यात्मिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में पहचाना है। देखो ये पहले भी किसी बच्चे ने देखी और वहाँ भी क्लियर हो गया था, याद रखना, उस सानिया सराज वाली ने, कि भाई हीगल पहला विद्वान है जिसने सही मायनों में सिविल सोसाइटी शब्द का प्रयोग उसके रियल सेंस में किया। नहीं तो लॉक और हॉब्स वगैरह बोल रहे थे कि भाई ये तो ऐसा है कि जैसे राज्य बनने से पहले था फिर खत्म हो गया, समझे। ये सबसे बढ़िया सिविल सोसाइटी का यूज़ किसने किया है पहले, हीगल ने, याद रखना ये प्रश्न है। आगे बोलो, शाबाश बिटिया। हीगल के अनुसार राज्य या नागरिक समाज ऐसा साधन नहीं है जिसे मनुष्य की व्यवहारिक तर्क बुद्धि के द्वारा व्यक्ति के उन्मुख लक्ष्यों की सिद्धि के लिए गढ़ा गया हो। कौन नहीं है बेटा ऐसा समाज? हीगल कि आप पढ़ो इस लाइन को। हीगल के अनुसार राज्य या नागरिक समाज हाँ। ऐसा साधन नहीं है हाँ जिसे मनुष्य की व्यवहारिक तर्क बुद्धि के द्वारा व्यक्ति के उन्मुख लक्ष्यों की सिद्धि के लिए बनाया गया हो। ठीक है, आगे। राज्य एक नैतिक सत्ता है हाँ। जिसके लक्ष्य अंतर वैयक्तिक संबंधों के जाल पर टिके हुए हैं। इंटरपर्सनल रिलेशन पर है। गुड, आगे बोलो, शाबाश। और ये लक्ष्य अलग अलग व्यक्तियों की इच्छाओं से परे हो सकते हैं। अच्छा, गुड। हीगल के अनुसार सामाजिक जीवन की नैतिक प्रकृति में 3 गतिविधियां पाई जाती हैं। 3, अच्छा बोलो। नंबर 1 परिवार, नागरिक समाज, नंबर 3 राज्य। हीगल का मानना है कि यदि व्यक्ति इन तीनों के संबंधों में से किसी एक से भी अपरिचित रह जाए तो मनुष्य के रूप में उसका जीवन व्यर्थ है। वाह, पर्सनैलिटी रहेगी आपकी ना, परिवार भी होना चाहिए आपका, सिविल सोसाइटी में भी आपके रिश्ते होने चाहिए और राज्य भी ना। अच्छा बेटा, आगे बोलो, शाबाश। अब मैं आपको राज्य के बारे में बताना चाहूँगी। अच्छा बेटा, इससे पहले जो आपने एक एडिंग नहीं पढ़ी थी, इसके 3 गुण, गरीबी और उसको पढ़ो, बोला क्या था, बड़ा सुंदर लगा मुझे, किसी ने नहीं बताया आज तक। वो जो पढ़े थे आपने उसके 4 गुण, पहला क्या था, पढ़ो। निजी हित और सार्वजनिक। हाँ पढ़ो, इसको पढ़ो भी बताओ, शाबाश। नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब देखो क्या है, नागरिक समाज में निजी हित भी होगा बंदे का एज अ पेंटर, और समाज का भी भला देना है, संदेश भी देना है। दूसरा बोलो, शाबाश बेटा। नंबर 2 है अधिकार और कर्तव्यों का संबंध। देखो सिविल सोसाइटी में जो आदमी है उसको पता है मेरे अधिकार क्या है, पर उसकी ड्यूटी भी है कि वो रोड के कानूनों को क्या करे, फॉलो करे। अगर राज्य गलत कर रहा है तो कोर्ट में जाए, कुछ करे, प्रोटेस्ट करे, पर कर्तव्य भी भाई तेरे, है ना। और बोलो दूसरा, तीसरा। आर्थिक वर्ग और असमानता। हाँ, ये देखो सिविल सोसाइटी में अमीर गरीब का भेदभाव भी है ना। आगे बोलो, शाबाश। नैतिकता और कानून। हाँ, कि भाई देखो
कानून से तो हम जो नहीं मानेगा उसको भी डंडा देंगे ना, पर सिविल सोसाइटी में नैतिकता भी होती है कि आपके एज ए नागरिक क्या है, कर्तव्य है, नैतिकता है आपकी, है ना। आगे चलो, शाबाश, राज्य पे बोलो, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। राज्य हीगल के अनुसार राज्य की प्रकृति आंगिक यानी कि ऑर्गेनिक है। हाँ राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। हाँ उसके विचार में राज्य नैतिक संकल्पना है। हाँ हीगल के अनुसार राज्य का एक स्वयं का व्यक्तित्व है। हाँ उसके विचार में राज्य एक साध्य है। हाँ हीगल के अनुसार राज्य का मूल कार्य नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना है। अच्छा, राज्य समाज को नैतिक निर्देश देगा। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, हीगल ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है बिल्कुल। और राज्य से ऊपर और महत्वपूर्ण कोई और संस्था नहीं है। ओह, इसलिए हीगल राष्ट्रवादी है, ना कि अंतर्राष्ट्रवादी। सुनो, अब देखो, जो बच्चे इसको आगे पढ़ने जाएंगे ना, तैयारी करेंगे, हीगल के चेले हुए कुछ, और वो यहाँ नहीं हुए, वो जर्मनी में हुए और इंग्लैंड में। उनको बोलते हैं, एक था ये TH ग्रीन, ठीक है, एक हॉबहाउस, इनको बोलते हैं न्यू हेगेलियन। पढ़ना आपने नेट के लिए, न्यू हेगेलियन कौन थे, और इनके विचारों से फिर वो कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति हुई। एक की लाइन तो ये थी, राज्य का काम है व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं के मार्ग में क्या डालना, बाधा। राज्य का काम है व्यक्ति के मार्ग में जो बाधा आती है उनके मार्ग में क्या डालना, बाधा। ये मतलब एक तो मेरा TH ग्रीन और LT हॉबहाउस, पढ़ना इनके बारे में। इनको बोलते हैं न्यू हेगेलियन, ठीक है ना। आगे बोलो बेटिया, शाबाश। हीगल का प्रसिद्ध कथन है कि हाँ। तार्किक ही वास्तविक है और वास्तविक ही तार्किक है। बहुत सुंदर, मतलब इंग्लिश में बोलो, फिर से बोलो। तार्किक इज वास्तविक, मतलब रैशनल, लॉजिकल, रैशनल इज रियल, और अगले बोलो रियल इज नेचुरल, रैशनल। हाँ, तार्किकता पे फोकस करता हूँ। अच्छा बोलो, शाबाश। जो मुक्ति मूलक है हाँ। वो वास्तविक है, हाँ। तथा जो वास्तविक है वो मुक्ति मूलक है। वाह, ये इनका प्रसिद्ध कथन वाक्य है। है। अच्छा जी, अब मैं आपको इनकी चिंतन पद्धति के बारे में बताना हाँ, चाहूँगी। गुड, बताओ। हीगल पहले विचारक हैं जिन्होंने राजनीति का अध्ययन इतिहास के माध्यम से किया हाँ, तथा इतिहास के दर्शन का निर्माण किया। मजा लाया आपने। देखो, ये पहला कांडी बंदा था मॉडर्न टाइम में जिसने हिस्ट्री को पढ़ करके वर्तमान में जो राजनीति हो रही है उसको बताया। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री दी इसने। बाद में कार्ल मार्क्स कांडी ने क्या किया, इसकी नकल मारी और इतिहास के भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। तो इतिहास में जाकर चीज़ों को निकालने की जो आदत है सबसे पहले किसने दी, हीगल ने। ये जो छोकरी आजकल फूको पढ़ रही है, फूको भी यही करता है, हिस्ट्री में जाता है चीज़ों की, फिर उनको बाहर लाता है। तो ये हीगल की देन है पहली मॉडर्न टाइम में। आगे बोलो बिटिया, शाबाश। उसने वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राज्य व इतिहास सभी के विकास का विश्लेषण किया। व्यक्ति, समाज, राज्य, सबका वाद प्रतिवाद और संवाद से। वाह, बहुत बढ़िया। वाद से प्रतिवाद के विकास का मूल आधार विरोध है। विरोध, देखो, मतलब समाज में विकास कब होता है, जब विरोध होता है। जैसे आप हैं इस टाइम, ये क्यों चल रहा है अतुल इस टाइम, बाहर से हवा है, अंदर अतुल का बॉडी है, मास है, ठीक है। अगर हवा गई तो अतुल फट जाएगा अंतरिक्ष में बिना उसके। मैं भी, हम क्यों चल रहे, क्योंकि हमारे अंदर जब चलते हैं ना आप, सरफेस में क्या चाहिए, आपके खिलाफ हो, टेंशन होनी चाहिए जूतों में। अगर नहीं होगी तो आप फर्श में क्या पड़ जाएंगे, मटिए, तू बता, लंबे पड़ जाएंगे, क्योंकि नीचे चाहिए घर्षण। अगर उसमें सर फेंका होगा तो उसी लंबे पड़ जाना, चल नहीं सकते आप। तो विरोध चाहिए, विरोध से ही व्यक्ति क्या करता है, अपना विकास। वाह जी, आगे बोलो। संवाद में वाद प्रतिवाद दोनों में अच्छे तत्वों का समन्वय हाँ, होता है, इसलिए संवाद वाद प्रतिवाद दोनों से श्रेष्ठ है। शाबाश। यह विकास प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक जर्मनी राज्य में ईश्वर का अवतरण नहीं होगा। हाँ, जब तक जर्मनी जो है महान राज्य नहीं बन जाएगा और भगवान का रूप धारण करेगा ना। शाबाश बेटा, और बोलो, शाबाश। हीगल के अनुसार परिवारवाद के अभिप्राय हाँ, बुजुर्ग समाज, बुजुर्ग समाज, हाँ, प्रतिवाद और राज्य संवाद से है। अच्छा। हीगल ने वाद प्रतिवाद की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए हाँ, बोलो बोलो आप। राज्य के विकास को परिभाषित किया। अच्छा, हाँ, ठीक है, बोलो। हीगल के अनुसार राज्य का विकास परिवार से ही आरंभ होता है। ठीक है। परिवार से नागरिक समाज तथा नागरिक समाज से राज्य का विकास होता है। हाँ, हीगल के अनुसार परिवार का मूल तत्व प्रेम तथा स्नेह होते हैं। देखो, परिवार में मिलते तत्व क्या होता है, प्रेम और अफेक्शन, स्नेह, है ना। आगे बोलो, शाबाश। तथा यह व्यक्तिगत परार्थवाद का क्षेत्र होता है। हाँ, यहाँ बंदा
अपने परिवार में रह करके उसके लिए दान करता है। आगे बोलो, शाबाश। जबकि नागरिक समाज का मूल तत्व स्वार्थ तथा प्रतिस्पर्धा होते हैं हाँ, मतलब अपना इंटरेस्ट पूरा करना और कम्पीट करना दूसरे के साथ। शाबाश। तथा यह सार्वभौमिक स्वार्थवाद का क्षेत्र होता है। हाँ, सबका स्वार्थवाद का क्षेत्र होता है। जबकि हॉब्स ने पता क्या बोला? हॉब्स ने राज्य को भी बोला कि तू सबको कंपटीशन करने दे खुला, ठीक है, सिर्फ कि एक दूसरे को मारे ना लोग, बाकी लोगों को आपस में क्या करने दे, कंपटीशन। पर ये राज्य को कुछ और बोलेगा। बोलो क्या बोलता है राज्य को? राज्य में परिवार का परमार्थवाद, तत्व हाँ, तथा नागरिक समाज का सार्वभौमिकता का तत्व दोनों सम्मिलित होते हैं। हाँ। अतः राज्य सार्वभौमिक परार्थवाद का क्षेत्र होता है। हाँ, समझिए, राज्य में परिवार की तरह ही परमार्थ होता है कि हम राज्य के लिए मिट मरेंगे। ये बड़ी खूबी बोली ना, शाबाश बेटा। अब मैं आपको हीगल की स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, हाँ, स्वतंत्रता बता सकते हैं आपने से कोई क्यों नहीं? मीनिंग? आप बताओ मीनिंग अपने शब्दों में, डरना नहीं, यही तो टेस्ट है, बिना तैयारी के बोलो, जो भी मर्जी बोलो। हाँ, किसी भी कार्य को करने जोर से बोलो। किसी भी कारणों से किसी भी कार्य को करने के लिए जो हम फ्री महसूस वो स्वतंत्रता है। आप बोलो, व्हाट इज स्वतंत्रता आपके हिसाब से? सर, बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव स्वतंत्रता है। आप बोलो मैडम जी। सर, जिसमें हम मतलब जिसमें हम जिस कार्य को करते हैं ना, तो उसमें हमें मतलब किसी और का हस्तक्षेप ना हो, बात वही है। आप बोलो कोई, कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं। है ना? अच्छा, आप बोलो कोई, सभी एक ही तरफ जा रही है। बोलो, आप बोलो। अनुचित प्रतिबंधों का अभाव। अनुचित प्रतिबंधों का अभाव। अच्छा, आप बोलो, शाबाश। हीगल से एग्री नहीं करेंगे आप, बोलो, शाबाश। स्वतंत्रता के बारे में हाँ, हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। देखो, हीगल ने व्यक्तिवादी उदारवादी विचारों को पूर्णतः अस्वीकृत जो आप लोगों ने कर दिया। डेफिनेशन दी वो यही विचार है, व्यक्तिवादी उदारवादी विचार। अच्छा, आगे बोलो, शाबाश। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हाँ। यह विचार हीगल ने अपनी रचना एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट जो 1880 में इसमें दिए उसने, एलिमेंट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, सत्य पे चलो भाई, ये उसने दिया। अच्छा, आगे बोलो, शाबाश। अतः हीगल की स्वतंत्रता पॉजिटिव है। हाँ, हीगल ने स्वतंत्रता की मांग के कारण कारक निवासी की फ्रांसीसी क्रांति की कड़ी आलोचना की। अच्छा, क्या किया हीगल ने? कारक निवासी की फ्रांसीसी क्रांति की कड़ी आलोचना की अपनी स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग। अच्छा, वही यार, ये तो बड़ी खतरनाक बात बोली। अच्छा, ठीक है। स्वतंत्रता का अभिप्राय सामाजिक कर्तव्यों के रूप में है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण और वृद्धि समाज की वैधानिक और नैतिक संस्थाओं के द्वारा की जाती है। अच्छा, हीगल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध किया है। उसका मतलब कि बंदा जब अपना कर्म सही निभाए वही तुम्हारी स्वतंत्रता है। जो तुम्हारा ध्येय भगवान ने दिया वो करो। जहाँ मर्जी लोट पोट के सीटों के छुट्टे लगा रहे तो वो कोई स्वतंत्रता नहीं है। जो कर्म कर रहे हैं सही कि नहीं वो बोलता है। आगे बोलो, शाबाश। अब मैं आपको इसकी रचनाएं फेमस बुक्स के बता बारे दो, में ठीक है, बताना फिर कंक्लूड करें। नंबर 1 द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने 1802 ईस्वी में लिखी। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, गुड। और नंबर 2 द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, 1860 में लिखी। हाँ, नंबर 3 द हाँ। साइंस ऑफ लॉजिक 1816 में लिखी। हाँ, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस जो इन्होंने 1817 में लिखी। ठीक है। नंबर 5 लेक्चर्स ऑन लेक्चर्स ऑन एस्थेटिक्स, सुंदरता पे, ठीक है। और बोलो, शाबाश। 1818 में लिखी। हाँ। नंबर 6 एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट जो इन्होंने 1880 में लिखी। ठीक है। नंबर 7 लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ रिलीजन जो इन्होंने 1827 में लिखी। हाँ, नंबर 8 लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री हाँ। जो इन्होंने 1857 में लिखी। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और क्या बोलेंगे लास्ट में? बताओ कुछ अगर आपके दिल में कोई और आपने जरूरी बात हमें बतानी है तो बता सकते हो। शाबाश। अब मैं आपको इन निष्कर्ष बताना चाहूँगी। गुड, चलो ठीक। निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं जो सिविल सोसाइटी थी उसमें लोग अपने पर्सनल गोल्स के लिए काम करते थे। ठीक है। लेकिन इसमें इनइक्वालिटी और कन्फ्लिक्ट भी होते हैं। हाँ, क्योंकि अमीर गरीब का भेद है, जमींदार किसान का शोषण कर रहा है ना। शाबाश बिटिया। और स्टेट के बारे में मैं आपको ये बोलूँगी, स्टेट एक एथिकल फ्रेमवर्क है, एथिकल, मतलब नैतिक ढांचा है हाँ। जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच बैलेंस बनाता है। वाह। और इंडिविजुअल फ्रीडम के बाद का असली मीनिंग
तब होता है जब व्यक्ति अपने पर्सनल इच्छाओं को सोसाइटी के बॉर्डर एथिकल फ्रेमवर्क के साथ जोड़ता है। वाह, फ्रीडम पता कब है बोला? जब आप अपनी इच्छाओं को समाज के साथ जोड़ते, तब है फ्रीडम। ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चाहे समाज बलि पे चढ़ जाए तो चढ़ जाए, वो नहीं है फ्रीडम। आगे बोलो, शाबाश बेटा, धन्यवाद, ताली बजाओ भाई इनके लिए।